नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के दर्शकों और पाठकों से मैं आज एक बिल्कुल अलग किस्म के विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर केरल की रेहाना फातिमा के साथ हूँ। वो एक बहुत चर्चित खबर को लेकर अभी सारे अखबारों में थी कल। मैं उस खबर को थोड़ा सा दो लाइन में आपको बतलाना चाहता हूँ। रेहाना वहां पर जेंडर इश्यूज को लेकर, महिलाओं के बराबरी के हक को लेकर एक लड़ाई लड़ती हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपना, जिसमें उनके बदन के ऊपर के आधे हिस्से पर उनके बच्चे पेंटिंग करते दिख रहे थे। वो इस बात को स्थापित करना चाहती थी कि हिंदुस्तान में मर्दों के अधिकार अलग रहते हैं, वो अपने बदन को जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं मिलते। ये उनका मकसद था। लेकिन इसके खिलाफ केरल की साइबर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और भाजपा के एक नेता ने भी इसको लेकर शिकायत दर्ज की थी। तो इसको लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का और बच्चों के साथ वायलेंस का ऐसे कुछ कानून लगाकर रेहाना के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। वो मुकदमा निचली अदालत में चल रहा था। रेहाना ने इसके खिलाफ केरल हाईकोर्ट में एक अपील की। केरल हाईकोर्ट के एक जज ने एक बड़ा सुंदर आदेश दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि नग्नता और अश्लीलता ये हर समय एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। कोई नग्नता ऐसी भी हो सकती है जो अश्लीलता से परे की हो। इसी तरह उन्होंने ये माना कि रेहाना का ये वीडियो, उनका ये फैसला कि अपने बदन पर वो ऐसे पेंटिंग बनवाते हुए दिखाना चाहती हैं ताकि वो अपने हक का दावा कर सकें, औरत और मर्द के हक के फर्क को दिखा सकें, ऐसा वो चाहती थी। तो अदालत ने इसको उनका हक माना है। अदालत ने इसमें कोई भी चीज गैरकानूनी नहीं है ऐसा कहा है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। इसकी कुछ जानकारी हम आपको हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो के साथ के इंट्रोडक्शन में भी हम देंगे। उसके कुछ न्यूज के लिंक हम पोस्ट भी करेंगे ताकि आप उसको देख सकें। फिलहाल हम यहाँ जो बात करने के लिए मौजूद हैं रेहाना से, वो ये है कि ये उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया, हाईकोर्ट ने जो इतना अच्छा, इतना एक साहसी फैसला उनके पक्ष में दिया है, निचली अदालत में चल रहे मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका ये फैसला अपने शरीर को इस तरह से दिखाना, ये औरत मर्द के हक को बराबरी से दिखाने की एक कोशिश है। इसमें कोई भी चीज गैर कानूनी नहीं है, इसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है। रेहाना, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैं आपके मामले में कुछ जानकारी जो मैंने पढ़ी है अखबारों में, वो मैंने यहाँ पे बतलाई है। आप मुझको ये बतला सकती हैं कि आपने ऐसा वीडियो बनाना और उसको पोस्ट करना, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? बेसिकली मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई थी कि मेरे बेटे अच्छी तरह पेंटिंग करता है, ड्राइंग्स करते हैं। तो इससे पहले भी मैं बॉडी आर्ट कर चुकी हूँ, अपने शरीर पर पेंट लगा के मॉडलिंग कर चुकी हूँ। और यहाँ केरला में ओणम के टाइम पे एक फेस्टिवल चलता है त्रिशूर में। वहाँ सारे मर्द अपने शरीर में टाइगर फेस बना के नाचते हैं पूरे टाउन पे। ऐसे ऐसे, लेकिन कोई भी औरत या लड़की वहां पे कभी तक अभी तक एंट्री नहीं किए थे। पहली बार मैंने किया था। और अम, मैंने किया और मेरे साथ ही बहुत बहुत ग्रुप्स है ना, एक ग्रुप में मैं थी और अलग एक ग्रुप में और भी औरतें थी। तो फर्स्ट टाइम पे हमने किया, आई थिंक इट इज इन 2016 और 17 दैट टाइम, पहली बार ऐसे किया था। तो उस टाइम से, बहुत टाइम से हम यही कहना चाहते हैं कि सभी सेलिब्रेशंस, बाहर के जो भी सेलिब्रेशंस है उसमें आदमी लोग ऐसे आप खुला जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वो मौज मस्ती बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन औरतों और लड़कियों को हर भीड़ में जाना मना है।
हर फेस्टिवल का सेलिब्रेट करना मना है। ऐसे भीड़ में जाएंगे तो समझ ऐसे करते थे कि भीड़ में जाएंगे तो लड़के हैं वहां पे, वहाँ वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे, इसलिए तुम मत जाओ। हम्म। ऐसे करके सबको पीछे पीछे रखते हैं। तो ऐसे बहुत से विषयों में हमें कभी कभी ऐसे स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि हर औरतों और लड़कियों को हर सेलिब्रेशन और हर जो जगह है जहाँ पे हमारी सोसाइटी में ऐसे ही भाग लेने की अधिकार है। हम सब इक्वल है ना। हमारे लो हमें इक्वली मानते हैं, ऐसे पुरुष अलग स्त्री अलग ऐसे नहीं मानते। लेकिन हमारे समाज में जो लोग हैं, कम्युनिटीज है, वो ऐसे मानते हैं, अलग करते हैं। इसी विषय का चर्चा ऐसे चल रहे थे उसी टाइम पे। मैं भी वहाँ टाइगर फेस लगा के डांस किए थे उस टाइम पे। और ऐसे सब कर के रहने पर करते रहने पर वो मेरे बच्चे ने भी ये सब देखा है, और उसे भी ऐसा सोचा है कि कोरोना टाइम है, घर पे है हम। तो उसने कहा कि मुझे भी बॉडी आर्ट करना है, क्योंकि मुझे आर्टिंग, ड्राइंग और पेंटिंग बहुत पसंद है ना। मुझे भी बॉडी आर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ऐसे पूछा। क्या आप अलाउ करेंगे आपके शरीर में पेंटिंग करने के लिए, ऐसे पूछा मेरे बेटे ने। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम ऐसे करो, मेरे बॉडी पे भी कर सकते हो, क्योंकि मैं मेरे बॉडी तुम्हारे लिए कैनवास बनेगा, ऐसे करो। तो उसने कहा मुझे वो वीडियो निकालना है, निकाल के वो भी हमें लोगों को दिखाना है। तो मैंने कहा अभी तुम बच्चे हो, तो तुम्हारा क्रिएटिविटी आर्ट जो है वो सोसाइटी देखना है, सोसाइटी को देखना है। उसके साथ ही मुझे एक मैसेज भी देना है कि हर बच्चे घर से अपनी माँ को और माँ के शरीर को पहचानते हुए बड़े होना चाहिए, क्योंकि बाहर जाके अपने सामने जो भी व्यक्ति है, स्त्री है पुरुष है, उनको इक्वल मान के रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे अगर एक बेटा हो, बड़े होकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अ, बाहर दिखने वाले हर लड़कियां उसके लिए एक ऑब्जेक्ट ही हो, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही हो, ऐसे मत सोचना। हाँ। तो मेरी मेरी और मेरे तरह के कुछ लोगों के ऐसे सोच है कि हर टाइम पे हर, बच्चों को अपने ग्रोइंग स्टेज पे, हर स्टेज पे जैसे जैसे जिस जिस तरह के उनके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, उस तरह की सेक्सुअल एजुकेशन टाइम टाइम पे मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनको समझ सके, उनके बॉडी को समझ सके, और उनके साथ जो है इक्वल बच्चे हैं उनको भी जानना चाहिए। कभी हम कुछ कब्जा करने के लिए नहीं जी रहे हैं ना। सब लोग के साथ हैप्पी और स्नेह से बर्ताव करना चाहिए। अभी हमें पता है, हर दिन हम अखबार में या न्यूज में ऐसे स्टोरीज देखते हैं कि बच्चे, लड़कियां, औरतें कहीं ना कहीं जगह पर किसी ना किसी तरह की आक्रमण उनको आ रहे हैं। तो इसकी सारी वजह क्या है? ऐसे पाट्रियार्की की कुछ प्रॉब्लम्स है, और फ्रस्ट्रेटेड पर्सन जो है इनके पीछे। तो इन लोगों का हमें तो ऐसे प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिला, हमने ऐसा नहीं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ है, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अगले जनरेशन ये सब जान के, सबको इक्वल मान के वैसे ही बड़ा होना चाहिए, और रेस्पेक्ट करके जीना चाहिए। कुछ ऐसे गुड्स नहीं है जो मुझे चाहिए और मैं यूज करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, नहीं सो ऐसे छोड़ देंगे, ऐसा मत सोचना चाहिए। अ, इसी तरह की बातें उनसे कही थी, बच्चों से कही थी, और बच्चों के साथ बाकी भी माँओं को भी, बच्चों को भी ये भी यही बताना चाहती थी कि हमारे बच्चे, हमने जन्म दिया है, हमारे दूध पी के पले बड़े हुए हैं, तो हमें नहीं पहचानेंगे तो दूसरों को कैसे पहचानेंगे, दूसरों को कैसे आनेंगे? उनको है ना पोर्न वीडियो से नहीं लड़कियों की बारे में पता चलना चाहिए। पहले अ, अ,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शरीर होते हैं औरतों के, उसका जो भी घटना है वो सब डिफरेंट होते हैं। ये सब समझ के बड़े होना चाहिए, ऐसे सोचती हूँ मैं। आपने बहुत अच्छा सोचा, और बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि जेंडर के मुद्दों को लेकर, औरत मर्द के बराबरी के हक को लेकर, ये जागरूकता आप में आई कहाँ से? क्या आपके पेरेंट्स से आई, कि सोसाइटी को देख के आपने खुद ने सोचा? मैं तो एक मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स फैमिली में ही मेरी जन्म हुई थी। मैं एक पठान फैमिली से हूँ। तो पठान जानते हैं ना, केरला के पठान हूँ। यहाँ पे तो पठानी ही कहते हैं। तो थोड़े बहुत घर पे ही हिंदी उर्दू मिक्स भाषा बोलते हैं ना। बहुत साल हो गए मेरे हिंदी अभी तो बहुत बुरा है, क्योंकि किसी नहीं, से बातें भी नहीं होते ना, इसलिए। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। हम लोग पूरी बात समझ रहे हैं आपकी। बहुत अच्छा बोल रही हैं। आ, तो घर पे तो हम दो लड़कियां हैं। तो तुम लोगों को पता है कि मुस्लिम फैमिली में लड़कियों को तो कुछ फैसला करने की या कुछ बोलने की अधिकार ही नहीं है। जो भी है मर्द लोगों के है। तो मेरे अब्बा जो थे तब हम चाइल्डहुड में मैं मदरसा में जाती थी ना, तब उस्ताद कुछ जो भी कुछ बताएंगे तो उन लोग कहेंगे लड़के ऐसे नहीं करेंगे, लड़के ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो एक बार उनसे भी क्वेश्चन किया, मैंने कहा अल्लाह सबको एक जैसे बनाया है ना, एक एक सबको प्यार से जीने के लिए बड़ा किया ना, पाला बड़ा किया है, लेकिन लड़कियां वो नहीं कर सकती, लड़के वो नहीं कर सकते। हमारे घर पे तो लड़के नहीं है, तो लड़के का काम भी हमें करना पड़ेगा ना। ऐसे क्यों बताना है, ऐसे हटा के नहीं पढ़ाना है। सबका काबिलियत डिफरेंट है ना, सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वालिफिकेशन होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगा, तो वैसे दिखना चाहिए। लड़के ऐसे बताएंगे लड़की फुटबॉल खेलेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसे कहेंगे तो वो ठीक नहीं है। वो खेल सकती है तो खेलने दो। सिर्फ लड़कों के लिए ऐसे सोचना बुरा है। ऐसे सब बातें करती थी। तब अच्छी मार भी मिलती थी मुझे। और घर पे आके ये सब अब्बा से कहते थे, तो अब्बा से पूछते थे ऐसे क्यों है, लोग ऐसे डिफरेंट क्यों करते हैं सबको, ऐसे अब्बा से पूछते थे। तो अब्बा जब भी मेरे क्वेश्चन थे उसको उनको सही जो आंसर है वो सब देते थे। फिर मेरे +1 टाइम पे अब्बा अब्बा गुजर गए। उसके बाद अ, मुझे सोसाइटी में ऐसे घर की एक मेन रहकर निकल कर काम करने पड़ा। ऐसे कुछ भी चीजें अम्मा है छोटी बहन थी, उन लोगों को तो अम्मा तो इतना पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ पता नहीं है उनको। तो सबका मुझे ही संभालना पड़ता था। तब मैं फाइट करना शुरू कर दिए, क्योंकि जो मर्द नहीं होते हुए एक फैमिली के साथ समाज कैसे बर्ताव करेंगे, और दो लड़कियां और एक औरत है, उनके पति नहीं है, तो उनके लिए लोगों के लिए उनसे कुछ भी कहो कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसी सोच है ना। और वहां से शुरू हुई मेरी पहली स्टेप्स टू फाइट करना। एक एक टाइम पे मेरी जिंदगी ही मेरे फाइट है। तो मैं जब भी मैं फाइट करके कुछ ऐसे फाइट करती थी, तब मुझे पता चला है मैं खाली मैं अकेली ऐसी नहीं कर रही हूँ। पूरे समाज में कहीं ना कहीं घर पे किसी ना किसी के साथ ये सब हो रहे हैं। लड़की है इसलिए चुप रहो, लड़की है इसलिए वो ना करो ये ना करो। खाली रेस्ट्रिक्शंस लड़कियों के लिए है। रात हो गई तो बाहर मत जाओ, क्योंकि तुम लड़की हो। तो किसी माँ भी अपने लड़कों से नहीं कहते शाम को तुम बाहर जाओगे वहां लड़कियों को देखोगे तो उनको उनका उनसे उनको परेशान नहीं करना, ये से नहीं सिखाते हैं।
खाली लड़कियों को सिखाते हैं, तुम बाहर जाएंगे तो कुछ लड़के तुम्हें परेशान करके घर पे बैठो। सारे ऐसे घर पे बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा हमारा समाज का सारे कार्यक्रम। हमें पता है रात को अभी काम करने वाले कितने कितने ऑफिसेस है यहाँ पे, हॉस्पिटल अलग वगैरह, सभी औरतें और लड़कियां घर पे बैठ के तो क्या होगा। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हर हर पर्सन का, वो लड़का हो लड़की हो ट्रांसजेंडर हो कोई भी हो, सबको हमारे सोसाइटी में जीने के अधिकार है। और हमें जो सही कहे, हम सही लगे वो नियम के अनुसार करने की अधिकार है। ऐसे लड़की होने से, महिला होने से, औरत होने से, या ऐसे किनारे में नहीं रहना चाहिए। और ऐसे हर किसी औरत के और लड़कियों के सामने वो लक्ष्मण रहेगा नहीं रहने चाहिए, वो मत करना ये मत करना, ऐसे सोचती हूँ मैं। तो उसी सोच से बड़ी हुई हूँ। और इसी वजह से यहाँ पे मैं तो अभी इसी केस से नहीं, इसके पहले एक ऐसी कोशिश, जेंडर इक्वालिटी की ऐसी कोशिश मेरे मेरे से हुआ था, वो शबरीमला एंटर करने की कोशिश कोशिश की थी मैंने। तो उसके ऊपर वहां से 2018 वो शबरीमला एंटर करने की कोशिश करने से वहां से यहाँ तक अब तो पूरे कानून कानून के साथ अभी फाइट करने की लग गए। क्योंकि हमें पता है, सारे लोगों को पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। क्योंकि मैं हर जो चीज हमारे समाज में चलते है वो देखती हूँ, सुनती हूँ। हर एक बच्चियों को कुछ होते हैं तो मुझे दुख होते हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी दो एक लड़की की माँ हूँ, और मुझे भी एक माँ है। तो किसी औरतों को, महिलाओं को कुछ होगा तो मुझे दुखी है। क्योंकि आज ऐसा हुआ, कल ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या कर सकते, ऐसी ही सोच है। तो अ, मेरे जो सही लगे, मुझे जो जैसा लगे, मेरे अभी 36 साल की हूँ, अभी तक जो भी कदम लिया है अपनी लाइफ के आगे, जो भी आए थे उसको उससे फाइट करके यहाँ पे यहाँ तक आई। तो मैं सोच रही हूँ खाली मेरे लिए नहीं मैं ये कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, और सभी ऐसा करना चाहिए वो भी नहीं मैं कहती। क्योंकि मैं सभी एक ही जैसे करने से कुछ होगा कि नहीं वो डिफरेंट है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। ऐसे चुपचाप रहने से कुछ बदलाव नहीं आएगा। हर दिन कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी की मृत्यु होती है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाती और कह पाती। हम्म। इसी इसी वजह से मैं बहुत दुख हूँ। मैं रेहाना एक चीज समझना चाहता हूँ, आपने सबरीमाला टेम्पल का कहा, वहां मंदिर में आपने जाने की कोशिश की थी। उसमें दो चीजें थी, एक तो सबरीमाला मंदिर में शायद ऐसी लड़कियों और महिलाओं को नहीं जाने देते हैं जिनके पीरियड्स की उम्र रहती है, ऐसी लड़कियों को हम्म, नहीं जाने देते हैं, महिलाओं को वहां पर। दूसरा, आप मुस्लिम भी हैं, तो वहां पर हम्म। मुद्दा क्या था? आपको जो रोकने की कोशिश की गई थी उम्र की वजह से कि मुस्लिम होने की वजह से भी? हमें पता, छोट चाइल्डहुड से ही मैं वो यही कहानी सुनते आई हूँ कि शबरीमला एक जगह है, वहां पे एक सेक्युलर गॉड रहता है, सारे धर्म के कम्युनिटी के लोग वहां पे जा सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बारिंग है वहां पे, क्योंकि 10 साल से 10 साल से 25 साल तक महिलाएं और लड़कियां वहां पे नहीं जा सकती, क्योंकि उनको मेंस्ट्रुएशन है। सॉरी। हाँ, हाँ, तो वहां पे ऐसे हाँ। आपने ऐसे आपने एक आपने आपने 10 साल से 25 साल कहा है। मुझको जो याद पड़ रहा है, 10 साल से 50 50 45 या 50 50 साल। हाँ, 50 साल, सॉरी सॉरी, 50 साल, वो मेरा, मैंने कहा ना हिंदी अब बहुत भूल गई हूँ मैं। हाँ, 50 साल का। तो ऐसे था। लेकिन हमें सबको पता है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, क्योंकि
हर एज के स्त्रियां और महिलाएं और लड़कियां वहां पे जा सकते हैं। उसका तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जी। वो प्लेस जो है एक सेक्युलर गॉड का प्लेस है। तो मैं बहुत साल से ये सोच रही कि कभी ना कभी मैं जाऊंगी, ऐसे सोचा था, क्योंकि मैं इतने ज्यादा स्टोरी सुने थे कि मुझे वहां पे जाना है। और क्या है कैसे है ऐसे सब जानना था मुझे। इसलिए मैं वहां जाना चाहती थी। तो ऐसे ही वर्डिक्ट आने के बाद बहुत सी महिलाएं वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को वहां नहीं चढ़ाया गया, उन लोगों को रोका गया। जी। बहुत भीड़ लग गए थे और बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, रोका गया। और ऐसे ऐसे मैसेज जा रहे थे सोसाइटी में कि केरला के लोग ऐसे कह रहे थे कि हमारे घर से हम किसी को नहीं लेके जाएंगे, हमारे घर की महिलाएं नहीं जाएंगे, लड़कियां नहीं जाएंगे, हमारे बीवियां नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे, हमारे माँ इन लोगों को हम नहीं लेके जाएंगे। हैं? तो ये पाट्रियार्की की इसी थॉट की वजह से मैंने कहा मैं भी एक औरत हूँ इस समाज के, मुझे जहाँ जाना चाहिए मैं जाऊंगी। खाली मुझे वो नियम का पालन करना है। अभी तो ऐसे वर्डिक्ट आ चुका है कि कोई ना कोई भी जा सकते हैं, और जो भी जा रहे हैं उन लोगों को एक 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 प्रोटेस्ट वाले लोग हैं, प्रोटेस्ट करने वाले कुछ लोग ऐसे उनको रोक रहे हैं कि वहां जाना मत। उसी टाइम पे मैंने सोचा मैं भी एक औरत हूँ, औरत होने के वजह से मुझे भी वहां जाने की राइट है। ऐसे लोग जाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि वहां अभी नियम है, सब जा सकते हैं। ऐसे रोका नहीं जा सकते। इसलिए मैं भी वहां चली गई। और वहां पे मुस्लिम मर जाते हैं, और अच्छा। क्रिश्चियन मर जाते हैं, हिंदू मर जाते हैं। इसलिए मैंने कहा वहां एक सेक्युलर गॉड रहता है, और सारे धर्म के लोग वहां जा सकते हैं। ऐसे मंदिर है, हर साल वो डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग वहां पे ऐसे आते हैं, ऐसे स्टोरीज आते हैं न्यूज में और मैगजीन पे, सब ऐसे स्टोरीज आते हैं। तो उस जगह पर एक मुस्लिम औरत हो या हिंदू औरत हो, क्रिश्चियन औरत हो, उसका क्या फर्क पड़ता है? औरत है, यही फर्क है। हाँ। वो फर्क तो नियम ने हटा भी दिया है, जी। फिर क्यों? हाँ, तो औरत अकेली जा सकती है, किसी को लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम औरत लोग हमारे डिसीजन मेकर्स है। हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर कोई रह के ऐसे हमें चलाने की कोशिश मत करो। ऐसे वो चाबी देने वाले डोल्स नहीं है हम। हमें अकल है, हम कुछ कर सकते हैं, हमें जहां जाना चाहिए जा सकते हैं, आ सकते हैं। हम अपनी सही क्या है वैसे पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों को रोका किसने है? कम्युनिटी की कुछ 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 गाइडलाइंस है, उसे उस वजह से कहीं ना कहीं पे ये रेस्ट्रिक्शन चलता है। उसे तोड़ने की कोशिश हर औरतों में रह रही है, किसी ना किसी तरह की। तो ये फिर सबरीमाला में हुआ क्या, आप गई थी तब? वहां पे जाने पर मंदिर की सीढ़ियां तक की मैं जा पाई। वो सीढ़ियां चढ़ नहीं पाई, सीढ़ियां तक चले गए थे। तब वहां पे बहुत से प्रोटेस्ट लग गए थे, और बहुत हंगामा मच गए थे। और मेरे सामने कुछ लोग बच्चों को नीचे लेटा कर ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन लोग कहा गए थे कि मुझसे ऐसे करो, तुम आगे जाओ, इन बच्चों को बच्चों के ऊपर पैर रख के चले जाओ, उनको ऐसे यहाँ पे लिटा दिया गया है, उनको मारकर तुम ऊपर चले जाओ, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मैंने पुलिस से कहा ये जो लोग कह रहे हैं और कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, उन बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वहां बच्चों को इन लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए यूज किया है, उनके ऊपर केस लगाओ। मुझे भी बच्चे हैं, मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो बच्चे ये प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। और जो भी उनके माँ बाप उनको लेके आए हैं, वो लोग उनका इतना
ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको नीचे लिटा दिया गया है कि कोई उनको उनके ऊपर चढ़ के जाए चले जाए, ऐसे ऐसे नहीं होगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट हुआ, और वहां से फिर मंदिर की तंत्री लोग जो है वो सारे मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ के वो भी प्रोटेस्ट करने लगे, और आगे नहीं जा सकते ऐसे बता के। फिर कुछ रास्ता नहीं, कैसे जाऊं मैं, सारे रास्ते बंद हो गए, फिर वापस आना पड़ा। खैर, आपने एक मुद्दा खड़ा किया वहां पर, आपने एक इशू बतलाया लोगों को कि मेरा हक है यहाँ पर आने का, और आप गई वहां तक। हम्म। और इतनी भीड़ के सामने प्रोटेस्ट कर रही, इतनी भीड़ के सामने इतना करना, इतना खड़े रहना भी कम हौसले की बात नहीं थी। मैं आपकी तारीफ करूंगा उसके लिए। अब मैं, थैंक यू। ये जो ताजा मामला है कोर्ट का, जो लोअर कोर्ट में आपके खिलाफ चल रहा था, ये, हम्म। इसको शुरू किसने किया? ये केरल की पुलिस ने इसको पहले दर्ज किया, कि बीजेपी की एक किसी लीडर ने पहले कंप्लेंट की? कहाँ से शुरू हुआ ये? हाँ, ये सारे केसेस के जड़े वो कनेक्टेड टू शबरीमला केस है। जो शबरीमला केस एंटर करने की कोशिश की, उसके ऊपर मेरे ऊपर केस लगा दिया गया, और उस टाइम पे मैंने 18 दिन जेल भेज दिया गए थे। उसके बाद एक केस आए थे कोरोना के टाइम पे, ये वीडियो लगाने के बाद एक केस आए। तो इसके ऊपर अ, वो वही पार्टी लोग जो है वही लोग है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे बातें करने वाली औरत यहाँ इतनी भीड़ के बीच में आके ऐसे मंदिर में आने की कोशिश करने वाले औरत, वो उसे ऐसे आसानी से जीना नहीं है। तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके लाइफ में खड़ी करना है, इसके ऐसे ऐसे सोच के उन लोगों ने वहां से लेकर, शबरीमला से लेकर अभी तक किसी ना किसी केस मेरे ऊपर जमा दिया गया है। अभी तो उन लोगों ने बहुत सारे केसेस लगाए हैं मेरे ऊपर। हाँ, पहले वो शबरीमला का केस जो है वो अरेस्ट सब हुआ, लेकिन अभी तक, अभी 5 साल हो रहे हैं, अभी तक वो इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं जमा की है कोर्ट पे। खाली केस लगा दिया और जेल में डाल दिया, और ऐसे सोसाइटी के बीच में खड़ा किया गया है कि लड़की ये सब करके ऐसी हो गई, ऐसे दिखाने के लिए खड़ा कर दिए। और उसके बाद एक पोस्को केस इसके ऊपर, ये भी एक एडवोकेट, वो भी बीजेपी बीजेपी पार्टी की एडवोकेट ही है। उन्होंने पहले कंप्लेन दिया था, उसके बाद वो पुलिस ने उसके ऊपर इंक्वायरी रख के फिर साइबर सेल ने भी, साइबर डोम ने भी, केरला साइबर डोम ने भी केस उठाए थे। उसके बाद वो ये सब शबरीमला केस के बाद तो मैं बीएसएनएल में काम करती थी। मेरे अब्बा वहां पे थे, वो गुजर गए सर्विस में बैठ के, तो उनका काम मुझे मिला था। मैं बीएसएनएल में काम पर चढ़ के फिर वहां से टेस्ट सब लिख के ऐसे बैठने टाइम पे जेई की टेस्ट लिखकर उसके रिजल्ट वेट करके रहने समय पर एक केस आए थे। तो मेरा वो प्रमोशन बंद हो गया और मुझे सस्पेंड कर दिए गए जेल जाने की वजह से। और उसके बाद मुझे 2020 में मई, उस टाइम पे मुझे काम से निकाल दिया गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट। वो मैं वहां की परमानेंट एम्प्लॉय थी, 15 साल की सर्विस थी। हम्म, तो वहां से निकाल दिया गया, और मुझे जो क्वार्टर्स में मैं रह रही थी बीएसएनएल के, वहां से भी निकाल दिया गया। और उसके बाद ये कोरोना टाइम है, जीने की कोशिश कर रही थी, कुछ यूट्यूब वीडियोस बना के डाल रही थी, उसी टाइम पे ये वीडियो भी आए थे, इसलिए इन लोगों ने इस वीडियो पर पोस्को केस लगा दिया और मुझे भेज दिए जेल, फिर 15 दिन के लिए। तो अ, आपकी आपकी नौकरी खत्म करने का क्या वजह बताई थी उन्होंने? हाँ, नौकरी का तो उन्होंने बताया कि क्रिमिनल केस जमा कर दिया और जेल चली गई थी ना।
तो उसके ऊपर बीएसएनएल ने एक इंटरनल इंक्वायरी लगाई थी। वो हम्म। इस इंटरनल इंक्वायरी में उन्होंने उनका फाइंडिंग्स ये है कि समाज में इतनी प्रॉब्लम करने वाली ये औरत बीएसएनएल के एम्प्लॉय होने की अपमान है उनको। और इनके वजह से, मेरी वजह से उनका रेवेन्यू में बहुत कमी हो गई, और लोगों में ऐसे हेट्रेड पैदा किया मैंने, ऐसे सोचे। इस फाइंडिंग के वजह से मुझे वहां से निकाल दिया अब मैं गया। रेहाना एक चीज को लेकर थोड़ा हैरान हूं कि एक तरफ तो बीजेपी के नेता, बीजेपी की गवर्नमेंट के मातहत जो बीएसएनएल काम करता है, वो ये लोग आपके पीछे लगे रहे। दूसरी तरफ केरल की स्टेट गवर्नमेंट और वहां की पुलिस जो है, ये तो लेफ्ट पार्टी के गवर्नेंस के तहत है। ये तो लेफ्ट पार्टी भी पीछे नहीं रही आपको परेशान करने में। ये सब तो यहाँ पे शबरीमला ऐसे एक वोट बैंकिंग बन गए थे उस टाइम पे। तो हर पार्टी उसकी फायदा लेने की पीछे लगे थे। तो बीजेपी, हम लोगों को पता है कि पहले ये केस शबरीमला में लोग स्त्रियों का एंट्री, औरतों का एंट्री केस दिया था बीजेपी गवर्नमेंट ने ही। और बीजेपी आरएसएस लोगों ने ही दिया था, आई थिंक। ऐसे मैंने न्यूज पढ़ा था। हाँ। और अभी फैसला जो मिल गए, तब वर्डिक्ट आ गए, तो एकदम वो लोग पीछे हो गए। वो लोग कहते हैं हम नहीं अलाउ करेंगे स्त्रियों को अंदर जाने की, अलाउ नहीं करेंगे मंदिर जाने की। तो लेफ्ट गवर्नमेंट कह रहे थे कि जो भी लोग आएंगे हम उनका फुल प्रोटेक्शन देंगे, ऐसे कहे थे। हैं? ये सब लोग ऐसे भाषण देते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप गई हाँ। वहां पे तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। मुझे तो वहां पे जब मैं जाने के टाइम पे मैंने पुलिस लोगों से बातें किए थे। और मैं वहां जाने पर और भी एक ऐसे न्यूज रिपोर्टर आई थी, उनके साथ मैं भी चले गए। मुझे प्रोटेक्शन मिला था, वहां जाने की प्रोटेक्शन मिला था, लेकिन उनका जो कोशिश है, हर टाइम पे कोशिश था कि हमें वापस भेज दे। एक कोशिश था कि दिखने में लोगों को लगेगा कि इतने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ये लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन इन सारों को, उनके मन में ऐसा है कि ये लोग वापस जाए, लेकिन उनका काम ऐसे है कि हमें लेके जाना है, ऐसे थे। तो उस टाइम पे सारे वहां देवस्थान बोर्ड के मिनिस्टर सब आके कहेंगे कि एक्टिविस्ट नहीं चलेंगे मंदिर में, उनको नहीं अलाउ करेंगे, ऐसे मैसेज आया। फिर कौन अलाउ करेंगे जाने के लिए, सारे पुलिस हमारे खिलाफ हो गए। रेहाना ये बतलाइए, ये जब केस से ये वीडियो के बाद शुरू हुआ और पॉक्सो एक्ट लगा, तो ये कोर्ट में कितने दिन से चल रहा था मामला, लोअर कोर्ट में? लोअर कोर्ट में तो मामला अभी एक साल से एक साल चल रहे थे, एक साल हो गए। तो मैं लोअर कोर्ट में वो ट्राई किया पहले, वो कॉश करने की, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में दिए थे। तो हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के वजह से लोअर कोर्ट उनके कार्यक्रम थोड़ा स्टे कर। रोक दिए थे, स्टे कर दिए थे। और हाई कोर्ट ने उनके उसके ऊपर हाई कोर्ट ने चर्चा रख दिए उसमें। उसके बाद ऐसे फैसले आए थे। तो अभी इस फैसले आने पर मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो भी मैसेज मैं देना चाहती थी वही हुआ। लोगों को भी समझ, मैंने कहा तो मुझे तो ऐसे सोसाइटी में ऐसी बुरी औरत बना दिया गया है कि मैं जो भी कहूँ, मैंने हर औरतों का ऐसे ही है जो कुछ ना कुछ चीज पर आवाज देने वाली, उसमें अपनी राय देने वाली औरतों को ऐसे ही सोसाइटी है ना,
बुरी औरत बना देती है कि उनकी बातें मत सुनो, उनसे दोस्ती मत करो, उनको अकेले कर दो, ऐसे करने की पूरी कोशिश है ना। इसलिए मैं जो भी कही थी, तो थोड़े बहुत औरतों के समझ में आए थे कि अपना बच्चा है, अपना बच्चा अपने माँ की शरीर को देखे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब घर से पढ़ना है, ये सब उनको समझ में आ गया। लेकिन ये पाठशाला के लोग और कम्युनिटी के लोग उनको ऐसे सोचने नहीं देते, क्योंकि उनको अम, औरतों को ऐसे रेस्ट्रिक्ट करके रखे कुछ फायदा लेना ही है हाँ। किसी ना किसी तरह के। इसलिए अभी कोर्ट के ऑर्डर आने पर खाली मेरी खुशी नहीं, मेरी खुशी नहीं है, पूरी औरतों को और महिलाओं को ऊपर इतना खुशी है कि अ, इतना अच्छा जजमेंट आया है। बहुत अच्छा। क्योंकि बहुत अच्छा जजमेंट आया है कि हमारे शरीर के अधिकार हैं, अपने शरीर का अधिकार हमारे ऊपर है, ऐसे कहा गया। और सभी तरह की न्यूडिटी को ऐसे बुराई, ऐसे बुरा नहीं कर सकते। अगर एक बच्चे को माँ दूध दे तो वो बुरा नहीं है, और किसी औरतों की आंखें दिखे तो वो बुरा नहीं है, हाथ दिखे तो बुरा नहीं है, पैर दिखे तो बुरा नहीं है। ऐसे कह रहे हैं। हमें पता है हमारे समाज में औरतें किसी भी कपड़े में सेफ नहीं है। जो भी बिल्कुल। एक 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 स्टोरी, एक एक औरत लड़की मरती है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ रीजंस बताए। कहीं पर उनकी कपड़े की रीजंस बताते हैं, कहीं पर वो रात पर निकल रही है, इस रात को निकल के काम कर रही है, इसलिए अपने को रात को रोड पे चलती है, ऐसे बताते हैं। तो ऐसे क्यों चढ़ना पड़ता है? हर घर पे मर्द नहीं काम करते, हर घर पे मर्द से ही नहीं चलते बिल्कुल। हैं। जो भी घर चलते हैं वहां पे माँ, बेटियां, लड़की सबकी हाथ है। तो उन लोगों को भी काम करना है। घर के बाहर वो लोग जा रहे हैं तो उनका कुछ रीजन है। ऐसे घर से बाहर रात को निकले, इसके वजह से कुछ कुछ भी कर जाए, ऐसे सोच हटाना है ना। तो आपके इस मुकदमे के चलते हुए वहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में खड़े रहे क्या? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ दिया आपका इसमें? नहीं, मैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट नहीं हूं मैं। क्योंकि जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स सुनती हूँ, दिखती हूँ, मैं वहां पे जाती हूँ। क्योंकि मैं मानती हूँ वो प्रॉब्लम एक अभी एक व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन कल के लिए सारे लोग, मैं भी उस मुझे भी वो हो सकता है। इसलिए मेरे भी मुझे भी उनके साथ रहना है, ऐसे सोचती हूँ। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं हूँ और ऑर्गेनाइजेशन के वजह से ये कुछ नहीं करती। ये तो अपनी लाइफ से सीखी। और जो भी खतरे अपने सामने थे और रुकावट थे, उन चीजों को हटा के आगे आगे जा रही हूँ। मैं एक ये जानना चाहता था, मैंने न्यूज़ में नाम पढ़ा है हाई कोर्ट जज का, लेकिन मैं नाम से ये नहीं समझ पाया कि वो आदमी है या औरत है हाई कोर्ट के जज जिन्होंने फैसला दिया है। एक आदमी है। हम्म। आई थिंक ये वो केरला की है क्या, नहीं वो भी वो नहीं पता मुझे। हम्म। लेकिन जो भी है उनके लिए लोगों के लोगों व्यक्तियों को है ना, व्यक्ति जैसा ही देखने वाला एक थॉट है उनके ऊपर, वही बहुत है। क्योंकि हाँ, हाँ। उनके वो ऑर्डर्स जो आए थे, मैंने पूरा पढ़ा। इतने अच्छे तरह से उन्होंने उसके ऊपर ऑर्डर्स निकाले हैं कि एक एक चीजें उन्होंने ठीक तरह सही तरह मेंशन किया है। बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा माँ जो है बच्चों को अपनी तरह से जो भी वो जानती है सही तरह से सिखा सकते हैं। उसके ऊपर ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। और सारे समाज से कहते हैं कि हर न्यूडिटी ऐसे खराब नहीं है, ऐसे करते हैं। जी।
रेहाना एक बात को और समझना चाहता था। आप मुस्लिम महिला हैं, तो हम्म। एक तो महिला जो है उसके हक समाज में, हिंदुस्तानी समाज में वैसे ही बहुत दबे कुचले हैं, बहुत कम हैं। उसको हम्म। डिप्राइव किया जाता है कई तरीके से। मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम समाज के नियम हैं, शरीयत है या दूसरे जो तरीके हैं, उनकी वजह हम्म। से और उसके हक कम हो जाते हैं। तो आपको हम्म। ये लगता है कि हिंदुस्तान में एक मुस्लिम औरत जो है, उसके हक एक हिंदू या ईसाई औरत के मुकाबले भी कम है? हम्म। अ, हर हर कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं महिलाएं। वो मुस्लिम है इसलिए, मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे मेरी कम्युनिटी का प्रॉब्लम्स पता है, और उससे मैं कई तरह की फाइट कर चुकी हूँ। और दूसरे भी कम्युनिटी में पहले मेरी कोशिश यही रहता था कि किस कम्युनिटी में औरतों को फ्रीडम मिलती है, नहीं तो उनका कुछ अ, उनको एक व्यक्ति मानते हैं, ऐसे समझने की कोशिश मैंने की थी। तो मुझे पता चला किसी भी कम्युनिटी में ऐसे नहीं है, हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता है। तो पहली ऐसी सोच है कि वो मेंस्ट्रुएशन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम है, और मेंस्ट्रुएशन के बाद तो सारी चीजों में अभी तो एक एक चीज अपनी शादी का फैसला नहीं कर सकते, हम्म। वो तो दूसरे लोग करते हैं। हम्म। हाँ, पढ़ाई का फैसला नहीं कर सकते, बिल्कुल। वो दूसरे लोग करते हैं। अपनी काम की फैसला नहीं कर सकती, वो भी किसी और करते हैं। पढ़ाई, काम, मैरिज, खाली किसी ना किसी कम्युनिटी में लड़कियों को ऐसे जन्म दे के बड़ा करते हैं कि उनको अलग कर जाना है, शादी कर देना है, और कुछ चीज के लिए नहीं है, खाली शादी करके दो, उनको बच्चा पैदा करो, ऐसी ऐसी मशीन बन के जीना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे स्थिति से बाहर आना है सबको। मैं भी, मेरी मेरी माँ बाप मेरी माँ को तो उन्होंने खाली 4 स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी मेरे माँ। और उनको है ना, उनके बचपन में एक पेपर भी नहीं पढ़ने देते थे, क्योंकि अगर पेपर पढ़े तो वो किसी के साथ भाग जाएगी, ऐसे सोचते थे। तो उनको कुछ नहीं मालूम। वो 4 तक पढ़ने वाली माँ मुझे क्या बताएगी कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है, और मेरी शरीर के बारे में क्या करेंगे, मुझे मुझे अगर मेंस्ट्रुएशन होगा तो क्या बताएंगे। कुछ चीजें नहीं पता था। अ, जब मैं अभी बड़ी होके कुछ पढ़ने सीखने की कोशिश से ही सारी चीज, अभी भी मैं कुछ सीख ही रही हूँ, खाली चीज ऐसे पढ़ के मैं विद्वान नहीं हूँ। अभी भी मैं कुछ ना कुछ इसका मुझे भी, हाँ, सब चीजें मुझे नहीं पता। जो भी ऐसे सामने आते हैं तभी उसकी खोज में जाती हूँ मैं। तो मेरे बच्चों को मैंने सिखाया है कि जब भी उनको पता है अभी मैं एक मेरी माइंड मूड चेंज हो जाते हैं, तो नहीं तो मैं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उनको ऐसे ही पता चलता है। वो पूछते हैं क्या हुआ, क्या चेंजेस हो रहा है, ऐसे पूछते हैं। और मेंस्ट्रुएशन का भी इतना अच्छी तरह से मैंने उनको बता दिया है कि जब भी मुझे ऐसे मेंस्ट्रुएशन टाइम पे थोड़े बहुत औरतें इरिटेटेड होते हैं ना, रेज होते हैं घर पे। हाँ, तो कभी ऐसे होगा तो बच्चे पूछेंगे, हाँ तुम ऐसे करो, रेस्ट करो, अभी तुम्हारी बॉडी का प्रॉब्लम है, ऐसे रेस्ट करो इसलिए ये कर रहे हो, ऐसे समझते हैं। नहीं तो झगड़ा नहीं करते वो लोग। जी। ऐसे माँ क्यों रिएक्ट करते हैं वो उनको पता है। तो उनको पता कैसे चलना चाहिए, बाहर जाके या किसी के ऐसे सही तरह के
मैसेजेस, जानकारी उनको मिलना चाहिए ना। अपने घर से सीखो फिर बाहर से सीखो, हाँ इतना ही है ना। हाँ तो अपने साथ बड़ी होने वाली अम, वो लड़की के बारे में सोचो, अपने साथ बड़े होने वाले लड़के के बारे में जानना चाहिए। हर हाँ। एक माँ बाप की चेंजेस जानना चाहिए, ऐसे ही बड़े होना चाहिए, ऐसे आपने ही आपने अभी कहा रेहाना कि आप विद्वान नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप न केवल विद्वान हैं बल्कि एक बहुत हौसलामंद विद्वान हैं, जिसको अपनी समझ, अपने ज्ञान, इसका इस्तेमाल भी सूझता है। बहुत सारे लोग आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, केवल किताबों को लेके बैठते रहेंगे, लिखते रहेंगे। आप एक स्ट्रीट फाइटर भी हैं विद्वान होने के साथ साथ। तो मैं इसलिए भी आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कल से। तो आप बहुत विद्वान हैं और आप स्ट्रीट फाइटर भी हैं, और ये कॉम्बिनेशन कम रहता है। ऐसे मत कहो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से सीखी हूँ, जी किताब से नहीं हाँ, सीखी हूँ ये सब। अ, तो मेरी जिंदगी में जो भी मैं कर पाई वो हाल ही मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ जो लोग हैं, नहीं तो मेरे जैसे जो भी लोग हैं, मेरे एज के जो भी लोग हैं, और ये लोग भी ऐसे कुछ ना कुछ करके आगे बढ़े, ऐसे ही सोचती हूँ। हमारे तो गया अभी, सीखने के कितने के मन में आशा है पता नहीं। कुछ लोग सीखेंगे, नहीं तो कुछ लोग नहीं सीखेंगे, लेकिन आने वाले लोग, उनके लिए कुछ बचा के रखो, उनके लिए सीख के कुछ बताओ। अब तो बहुत सी फैसिलिटीज है हमारे हाथ में, जी तो हम उनका सही उपयोग करें। जी। मुझको रेहाना एक चीज बतलाइए, मेरा आखिरी सवाल है ये, कि सबरीमाला से लेकर इस बॉडी आर्ट तक, इस वीडियो तक, और लोअर कोर्ट में केस दर्ज होना, और हाई कोर्ट से आपके पक्ष में फैसला आना, इसमें सोसाइटी के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? जिसने जाना, जो आपको जानते हैं, उनका क्या रिएक्शन था आपके बारे में? बहुत से लोग ऐसे शबरीमला इश्यू को बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि तुमने अच्छा किया। हमारे सब मन में हम सोच रहे थे ऐसे करना चाहिए, लेकिन हमें उतना गट्स नहीं है वो करने के लिए, लेकिन तुम कर गई, ऐसे बताए थे। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि इस टाइम पे ऐसे करने से अच्छा नहीं था, क्योंकि अभी इतने प्रॉब्लम चल रहे थे, जैसे जलते हुए दिए पे तेल लगा दिया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ वेट करना था। वेट करने वाले तो बहुत लोग पहले भी थे, रेडी टू वेट थे ना, इतने साल वेट करके फिर जाएंगे, ऐसे लोग थे ना। तो अभी वो टाइम नहीं है, कुछ करने की टाइम है। शबरीमला जाके उसके बाद ऐसे केसेस आ रहे थे, ऐसे टॉक्स आ रहे थे, तो मेरे बेटी ने वो तब 8 साल की है, 8 साल की नहीं, 7 साल की थी उस टाइम पे। वो मुझसे पूछ रही थी, अम्मा, अ, अगर बच्ची हो तो अकेली नहीं जा पाएगी, किसी ना किसी को लेके जाना पड़ेगा मंदिर में, और बूढ़ी हो गई तो भी वैसे ही है, अकेली नहीं जा सकती, किसी ना किसी को लेके जाने पड़ेगा। तो उसके बीच में जाना अच्छा है ना, तो ये लोग इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं, ऐसे पूछा उसने। और मैंने कहा, तुम जो सोच रहे हो ऐसे लोग नहीं सोच रहे, इसलिए प्रॉब्लम है। हम्म? और ये लोग सोच रहे हैं कि वो मेंस्ट्रुएशन है, वो प्योरिटी नहीं है, इसलिए वहां नहीं जाना। तो ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को कोई प्योरिटी नहीं सोचते, उन लोग उस टाइम पे बंद रहो, बाकी टाइम पे जा सकते हो ना, बाकी मंदिर में सब जाते हैं ना। हम्म? हाँ, सब लोगों को वहां पे जाके ऐसे करना, ऐसे नहीं कहते, जो जाना चाहते हैं उन लोग जा सकते। तो मैंने बेटी से ऐसे कहा, तो उसने कहा हाँ ठीक है। ऐसे। और
ये शबरीमला केस, पॉस्को केस, उसके बाद भी केस आ गए थे। हम यहाँ पे केरल में बीफ खाते हैं लोग, पता हाँ है ना? हाँ हाँ, हाँ। तो मैंने भी एक कुकरी वीडियो किए थे बीफ बनाने की। तो उसके वजह से पूरे 28 स्टेट्स में नहीं, पूरे 8 स्टेट में 28 केसेस लगा दिए गए, ऐसे न्यूज आ रहे थे। और केरला में भी मेरे ऊपर केस लगा है, अभी उसका वो कोर्ट में चल रहा है। बीफ पकाए इसलिए मेरे ऊपर केस, ये भी क्योंकि मैं अभी है ना, मैं एक टारगेटेड पर्सन हूँ। क्योंकि ये सब करके इसे इतने ऐसे लोगों के बीच में खुशी से नहीं रहना चाहिए। ये सब करके इसके रोक के सबसे अलग होके एक कोने में जीना है उसको। जिए तो जिए, नहीं तो मरे, ऐसे जीना है। लेकिन ये सब करके ऐसे लोगों के बीच में फिर एक एक वजह से बातें करके जी रहे, इस वजह से मैं टारगेटेड हूँ कि मेरे ऊपर केसेस लगा दिए जा रहे हैं। यानी अब आपने स्लीवलेस पहन लिया था इस इंटरव्यू में, इसको लेके एक केस लग सकता है अब। लग सकता है, क्योंकि अभी वो शबरीमला केस में मेरा एक फोटो था, उसमें मेरा पैर दिख रहा था, इसलिए इसके वजह से मेरा जो पैर दिख रहा है वो उसके वजह से मेरे ऊपर केस लगा दिया गया था। देखा था मैंने अभी वो, तो इसलिए देखा था। तो आपने जो वो वीडियो बनाया था बॉडी पेंट वाला, वो अभी यूट्यूब पर है आपके? यूट्यूब पे वो केस लगने टाइम पे मुझसे कहा गया था कि वो रिमूव कर दिया जाए, ऐसे अच्छा। कहा था। तो हाँ, उस टाइम पे मैंने रिमूव किए थे। तो अभी आप उसको वापस डालने वाली हैं यूट्यूब पर? मैं आज तो मेरे वकील से बात करने वाली हूँ आगे की। तो उनसे भी राय लेके करूंगी, क्योंकि इतना इतना बीचों बीच केसेस आ जा रहे हैं ना, इसलिए अभी तो बच्चे भी बड़े हो गए, और इतने प्रॉब्लम की वजह से मैं एक लिविंग टुगेदर रिलेशनशिप में थी मेरे पार्टनर के साथ। लेकिन अब 2 साल हो गए, हम भी सेपरेटेड हो गए। बहुत सारे सोशल इश्यूज और हमारे बीच के इश्यूज उसका कारण हुआ। तो अभी अकेली हूँ, 2 बच्चों को संभाल रही हूँ, और ट्राई कर रही हूँ कुछ ना कुछ काम करने की, लेकिन कहीं पर काम नहीं मिल रहा है। तो जो भी काम पता है, खाना बनाना आता है, किसी को खाना बना के देती हूँ। अचार बनाना आता है, किसी को अचार बना के देती हूँ, थोड़े बहुत। अ, एक टाइम पे तो मैं बच्चों को देखती थी। कुछ ना कुछ काम करके अब जी रही हूँ। लेकिन कोई भी ऐसे लोग नहीं है वो ऐसे मुझे ऐसे करने वाले औरत को काम देना चाहिए, ऐसे सोच के किसी ने भी काम पे नहीं लगाया। मैं कोशिश करती रही, और ऑफलाइन करने की कोशिश तो नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही थी, वो भी नहीं हो रहा है। मेरा तो वो मैं सही पहले भी कह चुकी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो इसलिए वो सर्टिफिकेट्स वगैरह बहुत नहीं है काम के लिए जमा कर देने के लिए, और मेरा अंग्रेजी भी बहुत बुरा है, इसलिए ऑनलाइन कॉलिंग ऐसे जो भी नहीं कर सकती। बीएसएनएल में काम करती थी, वहां पे कस्टमर सर्विस सेंटर पे थी, तो वहां के पूरे काम करती थी, वहां पे एक्सपर्ट थी। लेकिन अभी तो कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ काम करने की। तो अब बच्चे अभी बड़ी हो गए। बेटा वो 10वीं क्लास पास हो गया, उसका +1 का एडमिशन चल रहा है, और लड़की जो है वो 8वीं क्लास में है। तो मेरी अभी की यही कोशिश है कि उन लोगों को अच्छे पढ़ाई दे, और उसके बाद जो चाहे वो लोग डिसाइड करो। तब तक उनको एक डिग्री तक की पढ़ाई देने की ही मेरे तक है अभी। उसके बारे में सोच रही हूँ। उनको कुछ उनको डिसाइड करने दो, उनको क्या करना है इस सोसाइटी में। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं रेहाना, आपके हौसले के लिए कि आप लगातार मुद्दों को लेकर लड़ रही हैं, और इतना प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, इतना आपको परेशान कर रहे हैं, फिर भी आप लड़ रही हैं। और मुझको पूरा यकीन है कि आपके बच्चे जो हैं, दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। उनको हमेशा लगेगा कि हमारी माँ
मुद्दों को लेकर लड़ते रही, औरत के हक को लेकर लड़ते रही। तो मेरी शुभकामनाएं, मैं इस इंटरव्यू को जब पोस्ट करूंगा तो मैं आपको इसका लिंक भेजूंगा। इसके लिए मैं ओके। आपके फेसबुक पेज से कुछ एक तस्वीरें ले लूं जो आपने पोस्ट की हुई हैं। हाँ, ले लो ले लो, जी, प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। आपका छत्तीसगढ़ आना होगा तो मुलाकात होगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू, जरूर। यू वेर एक्सीलेंट, बहुत अच्छा।